की शुरुआत में हम देखते हैं इस लड़के को जो कि एक फ्यूनरल में रो रहा होता है। हम फ्लैशबैक में देखते हैं उस लड़के का करीबी उसके आंखों के सामने मारा जाता है। तभी वहाँ एक तेज रोशनी आती है जो उस लड़के के गुस्से का नतीजा होता है। इस लड़के का नाम है रे वाइट जो इस दुनिया का सबसे ताकतवर जादूगर है। इस बात से अनजान मैजिक सीखने के लिए वो एक मैजिक एकेडमी ज्वाइन करता है। अंदर जाते वक्त एक लड़की उससे टकरा जाती है। गिरने से पहले रे उसे पकड़ लेता है। उसे देखकर वो लड़की शर्मा जाती है। रे उसे माफी मांगता है। मैं नया हूँ ना यहाँ। के पीछे वाली लड़की जिसका नाम जेरिल होता है वो कहती है सभी स्टूडेंट्स तो कैंपस में 2 दिन पहले ही आ चुके हैं। ना है, एंट्रेंस सेरेमनी वाले दिन सिर्फ एक ही लड़का आने वाला है। वो ना ही अमीर खानदान से और ना ही जादूगरी से है, बल्कि वो सिर्फ एक ऑर्डिनरी फैमिली से है। क्या ऑर्डिनरी? तभी उसे कोई रे वाइट कह के पुकारता है जिसका नाम अल्बर्ट एलम होता है। रे उसकी ओर हाथ बढ़ाता है। अल्बर्ट उसे धक्का मारते हुए कहता है रिच फैमिली या फिर जादुई फैमिली के बच्चे ही यहाँ पढ़ाई करने के लिए आते हैं। ये एक हॉय सॉर्सरर स्कूल बनाया ही गया था इनके लिए। ये जगह तुम्हारे जैसे ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स के लिए नहीं बनाई गई है। पता नहीं तुमने यहाँ आने के लिए क्या जुगाड़ लगाया है। रे कहता है मैं यहाँ काफी कुछ सीखने आया हूँ। अल्बर्ट उसके ऊपर दबोचने ही वाला होता है लेकिन रे उसे डॉज करता है। अल्बर्ट एक और बार हमला करने की कोशिश करता है। तभी आवाज आती है बस करो तुम। 3 रईस खानदानों में से एक है और इस लड़की का नाम है एमिली रोज। अल्बर्ट गुस्से में वहाँ से चला जाता है और ये दोनों एक दूसरे को अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते हैं और रे स्कूल का पहला ऑर्डिनरी स्टूडेंट होता है। हम इस स्कूल की प्रिंसिपल को देखते हैं जो कि स्पीच देकर चली जाती है। स्पीच होने के बाद सभी स्टूडेंट्स क्लास में आते हैं और आखिर में रे भी आता है। एमिलिया रे को हाय हेलो करती है और इस बात से अल्बर्ट की काफी जल रही होती है। टीचर बात कर रही होती है जादू के रैंक्स के बारे में। एमिली से पूछती है। एमिली खड़ी होकर कहती है ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनियम और उसके बाद ग्रैंस का रैंक सबसे ऊंचा होता है और किसी भी वक्त में केवल 7 महान जादूगर ही मौजूद होते हैं जिनमें से एक स्कूल की प्रिंसिपल भी होती है। इस टीचर का नाम मिस ग्रे होता है। इसी के साथ वो सभी को मैजिक के बारे में सिखा रही होती है, जैसे कि कोड करना, डिकोड करना या इरेज करना और फंडामेंटल के बारे में और भी बहुत कुछ। जादूगरी मुख्य मैटर या उसके फेनोमेनल पे वर्क करता है जैसे कि सॉलिड, लिक्विड, गैस। इस मैजिक को देखकर पूरा क्लास शॉक हो जाता है। सभी उस फेनोमेनल को प्रैक्टिस करने लगते हैं। एमिली परफेक्ट रोज बना पाती है और रे सिर्फ एक छोटा सा पत्थर बना पाता है। रे रूम का डोर नॉक करता है और दरवाजा खोलकर अंदर आता है। रे कहता है तुम जरूर ईवी आर्मस्ट्रॉन्ग हो ना, और इस बंदे का नाम ईवी ही होता है। ईवी ने रे को रूममेट बनाने के लिए इनवाइट किया होता है। ईवी बोलने लगता है मैं उन रईस बच्चों की तरह बिल्कुल नहीं हूँ। तुम ऑर्डिनरी हो या और कुछ, मुझे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो उसके पास आकर कहता है मैं सिर्फ एक ही चीज में बिलीव करता हूँ, और दोनों आगे आकर हाथ मिलाते हैं। साथ ही में एक दूसरे की ताकत को एक्नॉलेज करते हैं और फ्रेंड्स बन जाते हैं। सुबह सुबह सब लोग एकेडमी की ओर बढ़ रहे होते हैं। तब ईवी और रे टॉप 3 फैमिलीज के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। रे को इनके बारे में कुछ पता नहीं होता क्योंकि वो गांव में पला बड़ा होता है। एमिली, ब्रैडली और एल्ग्रिन। एमिली रोज फैमिली की सबसे बड़ी बेटी होती है। एकेडमी में आने के बाद एक और बार फिर से एक लड़की रे से टकराती है। रे थोड़ी सी बातचीत करने के बाद काफी आसानी से फ्रेंड्स बना रहा होता है। अगले सीन में हम देखते हैं रे और अल्बर्ट के बीच में स्वॉर्ड प्रैक्टिस कराई जा रही होती है। सभी लोग रे का मजाक उड़ाते हैं। जैसे ही फाइट स्टार्ट होती है अल्बर्ट उसकी ओर और तेजी से हमला करने के लिए बढ़ता है, लेकिन रे बिना हिले उस स्वॉर्ड से अल्बर्ट की तलवार को नीचे गिरा देता है। अल्बर्ट और गुस्से में उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन अब की बार तो रे अपनी तलवार से अल्बर्ट की तलवार के टुकड़े कर देता है और इस फाइट को जीत जाता है। और ऊपर से हम देखते हैं प्रिंसिपल को जो रे वाइट का स्वागत करती है। रात के समय ईवी और रे साथ मिलकर रूम में ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। होने के बाद ईवी कहता है ट्रेनिंग खत्म होने के बाद सत्तू पाउडर पीने का मजा कुछ और ही है। रे खुद को काफी लकी समझ रहा होता है क्योंकि उसे दाखिला मिल गया। हम देखते हैं एक तहखाने जैसी जगह जहाँ काफी सारे हट्टे कट्टे लोग बैठे हुए हैं। तभी वहाँ पर रे आता है और खुद का नाम बताते हुए कहता है मुझे भी इन्वायरमेंटल रिसर्च क्लब ज्वाइन करना है। उनमें से एक ईवी भी होता है जो कहता है हम इन्वायरमेंटल के जंगल, नदी, ग्लेशियर तक का पता लगाते हैं और ये क्लब कमजोर लोगों के लिए नहीं है। हम सब लोग इन्हें शिकारी के नाम से पुकारते हैं। सभी शिकारी रे वाइट का मजाक उड़ाने लगते हैं। तुम्हारे जैसे दुबले पतले आदमी के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। उनका लीडर कहता है पहले कपड़े उतारो फिर बात करेंगे। रे ठीक है मास्टर कहते हुए अपने कपड़े उतारता है। तभी हम रे की जबरदस्त बॉडी को देखते हैं।
सभी शिकारियों का मुंह खुला का खुला रह जाता है। यहाँ तक कि मास्टर भी उसकी बॉडी की तारीफ करता है। रे बताता है ये जंगलों में कसरत कर कर बनाई हुई बॉडी है। मास्टर उसे अपना लाइसेंस दिखाते हुए कहता है, क्या तुम्हारे पास ये है रे? आपने बिल्कुल सही पहचाना मास्टर, रे कहता है। और बिल्कुल रे के पास भी उसी की तरह गोल्डन मॉन्स्टर हंटर लाइसेंस होता है। ओह, ये इसके पास कैसे आया? मास्टर उसके पास आकर इस क्लब में उसका स्वागत करता है। सभी हंटर्स भी काफी एक्साइटेड हो जाते हैं। रे एक रूम के अंदर आता है जहाँ काफी सारी सुंदर सुंदर लड़कियां बैठी हुई होती है। उनकी लीडर रेबिका होती है जो कि रे को अपने ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए इनवाइट करती है। रे को ताकतवरी प्लांट्स में दिलचस्पी होती है, इसीलिए वो प्लांटिंग क्लब को ज्वाइन करना चाहता है, लेकिन इसे काफी प्रॉब्लम हो रही होती है एक मेल होने की वजह से। रेबिका कहती है तुम 2 दिन इसकी टेस्ट लोगी और अगर तुम्हें सही लगा तो ही रे को अप्रूव किया जाएगा। ये लड़की 3rd ईयर की होती है। वो लड़की रे को बिल्डिंग के रूफ टॉप के ऊपर लेके आती है और यहाँ बिल्डिंग के ऊपर घास फूस होती है और ये लड़की रे को 7 दिन का वक्त देती है ये सब काम करने के लिए, लेकिन रे तो 4 दिन के अंदर ही इस जगह को कुछ ऐसे इतना अमेजिंग कर देता है। डे 3 के हाईलाइट में हम देखते हैं रे वहाँ कुछ ईंटें लगा रहा होता है, तभी वहाँ रेबिका आती है। रेबिका टॉप 3 रिच फैमिली में से एक होती है और स्टूडेंट काउंसिलिंग की प्रेसिडेंट भी होती है। तभी वहाँ पे तलवारबाजी करने की आवाज आती है। दोनों नीचे देखते हैं तो 2 स्टूडेंट्स स्वॉर्ड्स प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। रेबिका बताती है दुनिया के सबसे घातक तलवारबाजों को ढूंढने की प्रतियोगिता अब बस कुछ ही दिनों में है। रे कहता है मैं इसके बारे में जरूर सोचूंगा। रेबिका का ध्यान उसकी बॉडी की ओर जाता है और वो उसकी बॉडी को घूर रही होती है। रेबिका उसकी बॉडी को टच करके देखती है, काफी हैरान हो जाती है उसकी बॉडी को देखकर। और उन दोनों को साथ में एमिली देख लेती है। मिस सेरा रे को टेस्ट में पास कर देती है और इसी के साथ रे वो प्लांटिंग ग्रुप भी ज्वाइन कर लेता है। रे कहीं जा रहा होता है। हम फ्लैशबैक में देखते हैं प्रिंसिपल उसे एक मिशन देती है। उस एकेडमी में एक घुसपैठी की मौजूदगी है और इसके बारे में कुछ पता लगने पर रे को इन्फॉर्म करने का मिशन मिला होता है। एकेडमी में हम देखते हैं मिस ग्रे रे से जादू टोने के लेवल्स के बारे में सवाल पूछती है। रे जवाब देता है क्विक, रिमोट, चेन, डिले, मटेरियल शेप, एक्सटेंसिव चेन, ये 7 मैजिक के डेरिवेशंस है। सही जवाब। सभी रे की ओर ही देख रहे होते हैं। मिस ग्रे जाते वक्त कहती है 4-4 लोगों का ग्रुप बना लो, जंगलों में हमें मैजिक का प्रैक्टिकल करने जाना है। रे, ईवी, इलिसा और एमिली ये ग्रुप बना लेते हैं। इस ड्रिल में जंगलों के बीच टारगेट तक पहुंचना, हर चेक पॉइंट पर स्टैंप मारकर आगे बढ़ना, हर ग्रुप से कलेक्ट किए हुए स्टैंप ही तुम्हारे आखिर स्कोर होगा। हमारे पास 24 घंटे है और ये पूरा जंगल मॉन्स्टरों से भरा हुआ है। ये तुम्हारा पहला प्रैक्टिकल है। मदद मांगने पर 1 साल के लिए फेल किया जाएगा। सभी अपनी अपनी लोकेशंस पर जाओ और सिग्नल का इंतजार करो। इलिसा काफी डर रही होती है। रे बिल्कुल भी नहीं डरा हुआ होता है। इसी ड्रिल्स का रे को काफी एक्सपीरियंस होता है। जैसे ही सिग्नल मिलता है सभी लोग जंगल में आगे बढ़ते हैं। इलिसा के ऊपर एक मॉन्स्टर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन रे एक ही हमले में उस मॉन्स्टर के 2 टुकड़े कर देता है। सभी लोग वहाँ पे स्टैंप लगाते हैं। के बाद चारों मिलकर बातें करने लगते हैं। रे काफी मॉन्स्टर्स को हरा चुका होता है और उसे जंगल में सर्वाइव करने के बारे में काफी कुछ पता भी होता है। तभी बातों बातों में ईवी कहता है रे हम सब तुम्हारे भरोसे हैं। तभी रे को कुछ पास्ट याद आता है। रे सोचने लगता है एक जंग के मैदान के मुकाबले ये जंगल तो जन्नत लग रहा है। सभी लोग सो जाते हैं लेकिन रे नहीं सो पाता। रे सोचते हुए याद करता है उसके मास्टर ने कहा था अगर तुम्हें स्कूल के जीवन का आनंद लेना है और कुछ दोस्त बनाने हैं तो तुम्हें अपने पहचान छुपानी होगी। यही सोचते सोचते रे की रात कट जाती है। उन जंगलों में से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। रे अकेला काफी तेजी से भागते हुए आगे जाता है और देखता है अल्बर्ट की टीम के ऊपर मॉन्स्टर हमला कर चुका है और अल्बर्ट के ऊपर भी दूसरा हमला होने ही वाला होता है। तभी वहाँ पर रे आ जाता है। वो मॉन्स्टर रे के ऊपर भी हमला करने ही वाला होता है, लेकिन रे फोर्स कंट्रोल की मदद से उन सारे हमलों को डॉज कर देता है और सीधा उस मॉन्स्टर को पट्टा से हेडशॉट देता है। वो मॉन्स्टर वहीं पर ढेर हो जाता है। थोड़ी देर बाद रे की टीम भी वहाँ आ जाती है। इतने बड़े मॉन्स्टर को रे ने अकेले ही निपटाया होता है, इसीलिए एमिलिया को उस पर शक होने लगता है और वो उसे पूछती है रे तुम कौन हो। तभी झाड़ियों में से एक अनजान शख्स अपनी मैजिक से उस मॉन्स्टर को फिर से जिंदा कर देता है और उस मॉन्स्टर की ताकत भी अब दुगनी हो जाती है। और यहाँ जंगलों में हम दूसरी ओर देखते हैं स्टूडेंट को जिसे कीड़ों में काफी दिलचस्पी होती है। और तभी इसे किसी जानवर की आवाज आती है। जैसे ही वो मुड़ के देखती है वहाँ पर वही मॉन्स्टर होता है जिसने रे और अल्बर्ट की टीम पर हमला किया होता है।
वो मॉन्स्टर रे के ऊपर हमला करता है। रे डिफेंस करने की कोशिश करता है। रे की आंखें चमकने लगती है। वो कुछ कर पाता है इससे पहले एमिली अपनी मैजिक स्पेल से उस मॉन्स्टर को पीछे कर देती है। ईवी एक बड़ा सा पत्थर उठाकर मॉन्स्टर की ओर फेंकता है। इलिसा डरते हुए विंड स्पेल से उस पत्थर को उठाकर तेजी से आगे कर देती है। वो पत्थर सीधा मॉन्स्टर को जाके लगता है। मौके का फायदा देखते हुए रे अपनी तलवार से मॉन्स्टर के टुकड़े कर देता है। ईवी कहता है, तुमने तो इसे केक की तरह काट डाला मेरे शेर। इलिसा का डर के मारे रोना निकल जाता है। इन सब में रे को किसी और की झलक दिख, जिनके बारे में हम आगे देखेंगे। ये अनजान शख्स यहाँ से गायब हो जाता है। सभी लोग दूसरा स्टैम्प भी वहाँ लगा देते हैं। जंगल में ट्रेनिंग की वजह से रे सभी चीजों से वाकिफ होता है, इसीलिए रे की बिल्कुल नहीं फट रही होती। सभी टीम्स इकट्ठा होती है और एमिलिया और रे के पास सबसे ज्यादा स्टैम्प्स होने की वजह से उनकी टीम जीत जाती है। इनकी जीत से कोई भी खुश नहीं होता सिवाय इस लड़की के। सभी क्रेडिट एमिलिया को दे रहे होते हैं। रे को ये बात समझ आती है कि उसका यहाँ रहना किसी को पसंद नहीं आ रहा। इलिसा उसे समझाते हुए कहती है, ये क्या सोचते हैं, इसकी ओर ध्यान मत दो। ऑर्डिनरी कहीं का, अल्बर्ट कहता है। हम देखते हैं एक अनजान औरत को जो एक व्हीलचेयर के ऊपर बैठी हुई है। 20 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका है। दूसरों के मुताबिक इसे ज्यादा वक्त लग रहा है। तभी वहाँ पर मेड आकर कहती है, शायद वो आ गया। मेड उसे लेने जाती है। तभी वहाँ रे आ जाता है और इस मेड का नाम कार्ला होता है। रे इस औरत को मास्टर के पुकारता है। ये दोनों मिलकर ब्रेकफास्ट करते हैं। मास्टर उसे 5 साल तक इंतजार करने के लिए कहती है। रे कहने लगता है शायद उसका इस्तेमाल करना मना हो, और ये किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं ये हमें आगे पता चले। मास्टर कहती है, अगर कभी जरूरत पड़ी तो उसका इस्तेमाल करना ये तुम्हारा फैसला होगा रे। मास्टर ने उसे किसी आइस ब्लेड किताब सौंपी हुई होती है और मास्टर को किसी बात की चिंता सता रही होती है, इसीलिए उसने रे को यहाँ बुलाया होता है। और ये दोनों काफी टेक्निकल बातें करने लगते हैं और मास्टर ने किसी नई चीज के बारे में खोज की हुई होती है, जिसके बारे में वो रे को बताती है। मास्टर बताते हैं इस बात से उन लोगों को दिक्कत है जिन्हें लोगों का दिमाग काटने की आदत है। वो अपनी मर्यादा को उल्लंघने में जरा भी नहीं हिचकिचाते। ये घिनौने लोग खुद को यूजेनिक बुलाते हैं। थोड़ी देर बाद रे मास्टर को जंगलों में घुमाने ले जाता है। ये दोनों अपने ट्रेनिंग के दिन याद कर रहे होते हैं। मास्टर कहती है, उस बूट कैंप की ट्रेनिंग को काफी बड़े लोग भी पार कर नहीं कर पाते, लेकिन तुमने उसे काफी छोटी उम्र में पार कर लिया। और बस कुछ ही दिनों में 3 देशों में तलवारबाजी का मुकाबला शुरू होने वाला होता है। रे की मास्टर लगातार 4 सालों से उस मुकाबले को जीतती हुई आई होती है और रे को भी हिस्सा लेने के लिए कहती है, मुझे पूरा यकीन है अगर तुम हिस्सा लोगे तो तुम भी जीत जाओगे रे। मास्टर उसे एक बुक देते हुए कहती है, ये बुक तुम्हारे जरूर काम आएगी। रे शुक्रिया कहते हुए बुक रख लेता है। रे सुबह रनिंग करते हुए इलिसा उसे देख लेती है। वो लाइब्रेरी जा रही होती है, उसे भी इनवाइट करती है साथ आने के लिए। थोड़ी देर बाद दोनों भी लाइब्रेरी चले जाते हैं और काफी सारी बातें करते हैं। रास्ते में उसे क्लैरिस भी मिलती है और तीनों मिलकर लंच करने जाते हैं। रे इन दोनों की इतनी तारीफ करता है कि ये दोनों संभाल नहीं पाती। सभी भरपेट लंच करते हैं, खुले मौसम का मजा उठाते हुए। जैसे ही वो दोनों वहां से चले जाते हैं, वहां पर एमिली आ जाती है। रे उसकी भी तारीफ करने लगता है। दोनों वहां बैठ के बातें करने लगते हैं। बातों बातों में रे कहता है, इलिसा, क्लैरिस और मैंने मिलकर लंच किया। इस बात से एमिलिया के अंदर ही अंदर काफी जल रही होती है और इसीलिए एमिलिया भी उसे बाहर ले जाती है और काफी सारी शॉपिंग करती है। शाम के वक्त एकेडमी में मिस ग्रे रे को बुलाती है और कहती है, ये रिच फैमिली के बच्चे तुम्हें काफी परेशान कर रहे हैं। ये जानते हुए भी मैं कुछ नहीं कर सकती। मिस ग्रे रे से माफी मांगते हुए कहती है, मैं अब तुम्हारी असली टीचर बन के दिखाऊंगी। ऐसा कहते हुए वो वहाँ से चली जाती है। हम देखते हैं जंगलों में अल्बर्ट अपनी शक्तियाँ बढ़ा रहा होता है और उसके पीछे वही वो अनजान शख्स मुस्कुरा रहा होता है। सभी हंटर्स ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। ईवी रे से पूछता है, स्कूल के बाद सत्तू पाउडर लेने आओगे? रे मना कर देता है क्योंकि उसे स्कूल के बाद दूसरे क्लब पहुंचना होता है। मिस सेरा उसे क्लब की एक्स्ट्रा की देकर वहां से चली जाती है। रेबिका उसे कुछ नोट्स दिखाती है जिनमें प्लांट्स को जादू टोने द्वारा मॉडिफाई किया जा सकता है और थोड़ी देर बाद उन्हीं प्लांट्स को देखने वो आते हैं। वो काफी सारी प्लांटिंग के विषयों पर चर्चा करते हैं। रे रेबिका से तीसरी रिच फैमिली के बारे में पूछता है।
वो कहता है ट्रेडिशंस के हिसाब से उन्हें दूसरे सोशल एकेडमी में जाना होता है। अगली फाइट रे के साथ करूं? प्रोफेसर कहता है, लेकिन रे पार्टिसिपेट नहीं करने वाला। एमिलिया सीधा उसको चैलेंज करती है। रे का कोई ऑब्जेक्शन ना होने की वजह से दोनों में फाइट शुरू हो जाती है और इस फाइट में एमिलिया मिस्टीरियस हो रे जादूगरी नहीं कर पाते, लेकिन तुम्हें तलवारबाजी से जो कल किया उसकी वजह से मैं तुमसे मुकाबला करना चाहती थी। रे तारीफ सुनकर खुश हो जाता है। एमिलिया काफी तेजी से हमला कर रही होती है। रे उसके हर एक अटैक को पैरी कर रहा होता है, लेकिन तभी रे को कुछ एहसास कहते हुए उसकी तलवार के साथ रे भी नीचे घुटनों पर गिर जाता है। एमिलिया इस फाइट को जीत जाती। रे एमिलिया को अप्रिशिएट करता है। उस एहसास में रे की बदलती हुई आंखों के बारे में रे से एमिलिया पूछती है, ये आंखें, तुम कौन हो रे? रे सिर्फ एक स्माइल देता है। सभी स्टूडेंट लंच करते हुए उसी फाइट के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। ईवी रे से पूछता है, आखिर तुमने ये कहाँ से सीखा? रे जवाब देता है, मेरे एक मास्टर है जिन्होंने मुझे तलवारबाजी, जादूगरी, यहाँ तक कि एक अच्छा इंसान बनाना सिखाया। अल्बर्ट वहाँ पर रे को चुनौती देता है। रे चुनौती को स्वीकार कर लेता है। दोनों की फाइट जंगल में हो रही है, साथ ही में वहाँ पर सुरक्षा घेरा बता है। अल्बर्ट का हम फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ आलम खान विरासत में मिडिल क्लास से भी नीचे होता है। इसकी वजह से अल्बर्ट ने अपने पिता को काफी बेइज्जत होते हुए देखा होता है, इसीलिए उसने मकसद बना लिया होता है आलम खानदान का नाम वो रोशन करेगा और दुनिया का सबसे ताकतवर जादूगर बन के दिखाएगा। तभी मारो रे वाइट को के भाषण की वजह से अल्बर्ट उसके ऊपर बड़े मैजिक स्पेल का इस्तेमाल करके वहाँ पे घुटनों पे बैठकर जोर जोर से रोने लगता है। एमिली उससे पूछती है, तुम आखिर कौन हो? ये तुम्हें हमें बताना होगा रे। मैं हूँ, बताने ही वाला होता है। तभी सभी स्टूडेंट अचानक गिर जाते हैं। उनके ऊपर किसी ने मैजिक स्पेल का इस्तेमाल किया होता है। तभी वो अनजान शख्स उनके सामने आता है। कोई भी अपने शरीर को हिला नहीं पाता और वो कोई और नहीं, वो शख्स मिस ग्रे निकलती है। यार ये यहाँ कैसे? ये ऐसा कैसे कर सकती है? वो सभी को मारने के लिए उन्हीं की ओर बढ़ती है। रे कहता है, ये खत्म होने के बाद मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। ईवी एमिलिया, रे के पास मिस ग्रे से लड़ने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं होता। तुम कोई आम इंसान नहीं हो रे। रे पहचान जाता है मिस ग्रे यूजेनिक से है। तुम स्टूडेंट की याददाश्त को वश में करती हो। तुमने सही पहचाना रे वाइट। उस मॉन्स्टर का उस प्रैक्टिकल एग्जाम के दौरान उस जंगल में होने का कोई मतलब ही नहीं था। उस मॉन्स्टर को फिर से जिंदा करने वाली भी तुम थी। हाँ, मुझे तेज दिमाग वाले लड़के बिल्कुल पसंद नहीं। और इतना ही नहीं, अल्बर्ट एलम को भी तुमने ही मेरे बारे में उकसाया। वो बस एक घमंडी कीड़ा है। और ये शील्ड भी मिस ग्रे ने खड़ी की होती है। वो उस शील्ड को और स्टूडेंट के ऊपर के मैजिक को बढ़ा देती है। मिस ग्रे इन सभी के दिमाग को ऐसा दिखता है, मुझे ये करना पड़ा सबकी रक्षा के लिए। रे आइस ब्लेड कहते हुए वहाँ पे ग्लेशियर के 6 स्वॉर्ड्स आ जाते हैं। ये मुमकिन नहीं है, जहाँ तक जादूगर हो। रे कहता है, बिल्कुल, मैं ही आइस ब्लेड जादूगर हूँ। मिस ग्रे गिड़गिड़ाने लगती है, क्या मैं तुम्हें यूजेनिक्स में इंट्रोड्यूस करवा दूं? वो पक्का तुम्हें लीडर बना देंगे। प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। ये कहते हुए वो गिड़गिड़ा रही होती है। रे का मन बदलने हथियार को निकालकर खुद के ही सिर में घुसा देती है और उसे एक्टिवेट करती है। और वो एक्टिवेट होने के बाद इसके असर से मिस ग्रे अब कुछ ऐसी सी जैसे उन दोनों में फाइट शुरू हुई, सुरक्षा घेरा टूट गया और साथ ही में रे के सभी दोस्त आजाद भी हो जाते हैं। मिस ग्रे जो कि मॉन्स्टर में बदल गई है, उसके हमलों का अब भी रे के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा। मिस ग्रे सबसे बड़े फायरबॉल से रे के ऊपर हमला करती है, लेकिन रे उसी फेनोमेनल का इस्तेमाल करके उसे मैजिक को डिसमेंटल कर देता है। मिस ग्रे बेअसर हमलों की वजह से पागलों की तरह चिल्ला रही है। आइस ब्लेड मैजिक का हद से ज्यादा इस्तेमाल करने की वजह से रे थोड़ा थोड़ा आइस में ढक रहा होता है। रे ने मैजिक को इस हद तक डिस्कलरेशन और एंटी मटेरियल कोड के इस्तेमाल से कोड की थ्योरी ही रिवर्स कर सकता है। इसी की वजह से मिस ग्रे के हमलों को डिसमेंटल किया होता है। मिस ग्रे दिमाग को वश करने वाली मैजिक स्पेल को रे की ओर भेजती है। रे उसके स्वबी स्वॉर्ड से इस्तेमाल रे अपने सबसे ताकतवर स्पेल का इस्तेमाल करके मिस ग्रे को आइस पिरामिड में सील करता है। रे एक और स्पेल का इस्तेमाल करके उसके सभी पावर्स को क्लोज कर देता है। उसके सभी दोस्त उसकी ओर बढ़ते हैं। रे खुश हो जाता है क्योंकि उसने अपने सभी दोस्तों को बचाया। उसके मास्टर को याद करते हुए रे वहीं बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंखें खुलती है, हम उसके पास्ट के बारे में देखते हैं।
जहां वॉर के दौरान वो वहां घायल हो रहा होता है। उसके मास्टर वहां आकर रे को सोल्जर कैंप में ले आती है। आते से ही वहां उसे कैरलो और प्रिंसिपल मिलती है। हाँ भाई, ये आगे जाके बनती है प्रिंसिपल। और मास्टर का नाम लीडिया होता है। लीडिया भी एक आइस ब्लेड सॉर्सरर होती है। वो सभी को बताती है, मैं जंगल में गुजरते हुए मुझे ये जंगल में मिला। रे जिस गांव से होता है, उन गांव वालों ने रे को लेने से मना कर दिया। और रे का गांव एक इंडिपेंडेंट गांव होता है जो किसी भी सरकार को नहीं मानता। और अफवाह होती है कि रे का गांव श्रापित है। रे को अब होश आता है और उसके पास कैरलो होती है। सभी सोल्जर्स की मीटिंग होती है जिसमें कैरल रिक्वेस्ट कर रही होती है, रे को उसके अपने पास रखना चाहती है। प्रिंसिपल की राय में रे को किसी अनाथालय में छोड़ना होता है जहां से उसे कोई अडॉप्ट कर सके। कर्नल, लीडिया, तुम्हारी क्या राय है? लीडिया सर झुकाकर सोचने लगती है। तभी उसका ध्यान पीछे जाता है जहां रे उन सब की बातें छुपकर सुन रहा होता है। लीडिया उसे अंदर बुलाती है और रे से पूछती है, तुम क्या चाहते हो रे? रे कहता है, मुझे यहीं रहना है। लीडिया उसके सर के ऊपर हाथ रखती है और कर्नल से कहती है, मेरी फैमिली में मेरी बड़ी बहन की बेटी भी रे की उम्र की ही है। इसीलिए लेडी रे की जिम्मेदारी लेती है क्योंकि रे में उसे खास हुनर दिख रहा होता है। कर्नल कहता है, जब तक इसका असर तुम्हारी ड्यूटी पर नहीं होता तब तक मेरी परमिशन है। लेडिया कहती है, आज से तुम हमारे साथ रहने वाले हो रे। इसका मतलब आज से मैं तुम्हारी मास्टर हूँ। रे कहता है, मास्टर ठीक है। 6 साल बाद सिविल वॉर के दौरान जब हमला होता है, रे आइस ब्लेड डिफेंस के इस्तेमाल से काफी सोल्जर्स की जान बचाता है और आइस ब्लेड स्वॉर्ड के इस्तेमाल से दुश्मनों का पूरा ठिकाना ही तहस नहस कर देता है। कार्लो और लीडिया वॉर के मैदान को देखते हुए कहती, इतना भयानक नजारा पावर हीटिंग की वजह से हुआ है। शायद मॉडर्न जादू के इस्तेमाल से ये किसी के साथ यानी किसी के साथ भी ज्यादा शक्तियों का इस्तेमाल करने से होगा और इस सिविल वॉर में किसी तीसरे की भी एंट्री हो चुकी है। यानी तुम सबको अपना फोकस 2 गुना करना होगा। उसकी वजह से हम सभी को खतरा हो सकता है, कैप्टन उसे कहती है। इस युद्ध के हालातों को देखते हुए तुम काफी छोटे हो रे, तुम्हें शायद घर लौट जाना चाहिए। रे कहता है, मास्टर ने मुझे सिखाया है, जिनके पास टैलेंट है उनके ऊपर जिम्मेदारी होती है। मैं इस यूनिट को अपनी फैमिली मानता हूँ। हॉवर्ड कहता है, तुम्हें अगर कुछ हुआ तो तुम्हें बचाने में जरूर आऊंगा। हम उसी सीन को देखते हैं जिसे हमने वीडियो की शुरुआत में देखा। हॉवर्ड की मौत रे के आंखों के सामने हो जाती है। लीडिया की हालत अधमरी होती है। रे को हॉवर्ड की एक झलक दिखती है। रे की शक्तियां बेकाबू होने की वजह से वो पूरी जगह पावर हीटिंग की वजह से तहस नहस हो जाती है। रे की आंखें हॉस्पिटल में खुलती है। रे के बगल में लीडिया बैठी होती है और प्रिंसिपल भी वहां होती है। तुमने आइस ब्लेड पावर का इस्तेमाल किया रे। माफी चाहता हूँ मास्टर। रे प्रिंसिपल से पूछता है, सब ठीक तो है ना? हाँ, तुम्हारे सभी दोस्त ठीक है। जैसे ही वहां से मास्टर निकलती है, मेड कैरला कहती है, तुम्हारे बारे में मास्टर काफी ज्यादा चिंतित थी, उसे ख्याल रखो कह के चली जाती है। प्रिंसिपल कहती है, पहले मैं तुम्हारे स्कूल अटेंड करने के खिलाफ थी क्योंकि दूसरी सोर्सरल एकेडमिक मुकाबले हमारे यहाँ सभी को विरासत और अमीरी ज्यादा है। तुम्हारे जैसा नेक इंसान युद्ध में पला बड़ा काफी सारी मौतें देखने वाले लड़के को रईसी के माहौल में ढालने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकती। ये तुम्हारे साथ नाइंसाफी हो सकती थी, लेकिन फिर लेडिया ने रिक्वेस्ट की। फिर हम उसी सीन की झलक देखते हैं। लेडिया काफी रिक्वेस्ट करती है प्रिंसिपल से, रे को अब हमारी जरूरत नहीं है, अब उसे उसकी उम्र के संग में होना चाहिए। जैसे ही लेडिया एकेडमी के बाहर आती है और जोर जोर से रोने लगती है क्योंकि रे बिल्कुल ठीक होता है। प्रिंसिपल उसे बेस्ट विशेष देकर वहां से चली जाती है। उसकी जाते ही रे का भी रोना निकलता है। थोड़ी देर में सभी दोस्त उसे मिलने आते हैं। रे सबसे माफी मांगता है उसका सीक्रेट छुपाने के लिए और कहता है, मैं उन 7 महान जादूगरों में से एक हूँ, आइस ब्लेड सॉर्सरर।
रात के वक्त अल्बर्ट आकर वहां माफी मांगता है। रे उसे माफ करके एक मोटिवेशनल स्पीच देता है। मुझे तुम पर पूरा यकीन है अल्बर्ट, एक दिन तुम जरूर सफल होगे। अल्बर्ट थैंक्स कह के रोने लगता है। अगले दिन प्रिंसिपल नए टीचर के रूप में कार्लो को इंट्रोड्यूस करती है। हम देखते हैं एकेडमी में कार्लो की क्लास चालू होती है, जिसमें कार्लो आने वाले स्वॉर्ड मैच के बारे में बता रही होती है, जो कि 3 एकेडमी के बीच होती है। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट सिर्फ ब्रैकेट मैच में पार्टिसिपेट करेंगे और सेकेंड ईयर और उसके आगे वाले क्लास के स्टूडेंट मेन टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करेंगे। तीनों एकेडमी को मिलाकर चुने हुए 16 स्टूडेंट मेन टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करेंगे। दरअसल पिछले साल की विजेता रेबिका ब्रैडली थी, इसीलिए इस साल हमारे एकेडमी से कुल 6 लोग टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करेंगे। सभी लोगों को काम सौंपकर मिस कार्लो वहां से चली जाती है। थोड़ी देर बाद रे प्रिंसिपल के ऑफिस आता है। रे कहता है, उस औरत को यहाँ बुलाने की क्या जरूरत थी? प्रिंसिपल कहती है, ओ कार्लो, दरअसल वो फ्री थी इसलिए मैंने उसे बुला लिया। लेकिन उस औरत को ही क्यों? रे कहता है, हो सके तो उसे जल्दी से जल्दी नौकरी से निकाल दीजिए। तभी उसके पीछे कार्लो आ जाती है। क्या सच में तुमने मेरे बारे में ऐसा कहा रे? कार्लो उसके पीछे ही पड़ जाती है। रे जोर जोर से चिल्लाने लगता है। रे और उसके दोस्त मिलकर फाइट को एनालाइज कर रहे होते हैं। रे जैसा प्रेडिक्ट करता है ग्राउंड में वही प्लेयर जीत जाता है। बगल में ही एमिलिया और दूसरे स्टूडेंट के बीच फाइट हो रही होती है, जहां एमिलिया सिर्फ चंद ही सेकंड में अपोनेंट को हरा देती है। रे देखने लगता है एमिलिया के एक्सप्रेशंस खुशी के क्यों नहीं है, शायद वो किसी कश्मकश में है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं उसके पिता उसे कहते हैं, हमेशा तुमसे सबसे ज्यादा उम्मीद है क्योंकि तुम रोज फैमिली की सबसे बड़ी बेटी हो और इस साल अरियाना से हारने का कोई सवाल भी मत करना और याद रखना कि तुम किस पोजीशन पर हो। प्लांटिंग क्लब में रेबिका बता रही होती है, अरियाना अलग्रेन काफी ज्यादा स्ट्रांग है और शायद अरियाना को रिच फैमिली से होने का गर्व है और उसे वो ताकत में बदलती है। अगले दिन हम देखते हैं एमिलिया और अल्बर्ट के बीच में फाइट हो रही होती है, जिनमें एमिलिया अल्बर्ट को हराकर मेन टूर्नामेंट में अपनी जगह बना लेती है और अल्बर्ट क्वालिफिकेशन के दूसरे नंबर पर आया है और ज्यादातर मैच एमिलिया सिर्फ 10 सेकंड में खत्म करती है। रे उस किताब को देखता है जो किताब उसकी मास्टर ने उसे दी होती है। उसे उस किताब को देखकर कुछ याद आता है। शाम के वक्त एमिलिया कहीं जा रही होती है, तभी उसके सामने रे आ जाता है। उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है। तुम काबिल भी हो या नहीं यही सोच रही हो ना? हालांकि अब टूर्नामेंट को सिर्फ 1 ही महीना बाकी है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें ट्रेन कर सकता हूँ। एमिलिया कहती है, अरियाना काफी स्ट्रांग है मुझसे, लेकिन फिर भी तुम्हारा शुक्रिया रे। रे कहता है, मैं तुम्हें सिर्फ इंस्ट्रक्ट करूंगा, तो फिर मुझे अपनी पावर को रिलीज करने की कोई जरूरत ही नहीं होगी। रे कहता है, और मेरे पास मास्टर ने दी हुई किताब भी है, इससे तुम्हें और मदद होगी और इसी किताब की मदद से मैंने अपना फाउंडेशन भी बनाया है। एमिलिया तैयार हो जाती है। एमिलिया अरियाना से पहली बार उसके पिता के दोस्त की पार्टी में मिली थी। अरियाना उसके पास आकर कहती है, तुम एमिलिया हो ना? क्या तुम मेरे साथ खेलोगी? हर बार अरियाना एमिलिया से आगे होती थी ताकत में। वो दोनों काफी जल्दी दोस्त बन गई, लेकिन पिछले साल के मुकाबले में एमिलिया अरियाना से हार गई। अरियाना हाथ बढ़ाती है, लेकिन एमिलिया वहां से गुस्से में चली गई। लेकिन अब की बार एमिलिया के ऊपर काफी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होने की वजह से इस साल उसे जीतना ही होगा। सुबह सुबह एमिलिया के सामने सुपर हीरो स्टाइल में रे एंट्री मारता है और उसने अपने चेहरे के ऊपर मास्क लगाया होता है और कहता है, मुझे मास्टर वाइट कह के पुकारो और आज से तुम प्राइवेट एमिलिया हो और जवाब में मुझे रेंजर कह के पुकारो। पहले ही दिन रे उसे 20 किलोमीटर का ड्रिल करवाने की ट्रेनिंग देता है और वो भी बिना बॉडी एनहांसमेंट यूज किए। रे की ट्रेनिंग की वजह से एमिलिया क्लास में ही सो जाती है। रे एमिलिया से सुबह शाम ट्रेनिंग करवाता है हेवी वेट्स के साथ। अगले दिन फिर से सुबह सुबह ही एमिलिया को उठाने आ जाता है। रे की ट्रेनिंग की वजह से एमिलिया छुप जाती है, लेकिन रे अपनी पावर से उसे ढूंढ लेता है और सबके सामने से रे उसे घसीट कर ट्रेनिंग के लिए ले जाता है। हम किसी अनजान लड़की को देखते हैं जो ईवी के रूम का दरवाजा बंद करके चली जाती है। ईवी सपना है समझकर सो जाता है।
जब सुबह सुबह एमिलिया ट्रेनिंग कर रही होती है, वही लड़की एमिलिया के बगल से जाती है और जाते वक्त कहती है, तुम काफी बढ़िया काम कर रही हो एमिलिया रोज। एमिलिया रे समझकर उसके ऊपर चिल्ला देती है, ये कौन थी? और वो लड़की दूसरी सॉर्सरर एकेडमी में जाती है। हम देखते हैं वही लड़की दूसरी सॉर्सरर एकेडमी में एक छोटी बच्ची का हाथ पकड़कर कहीं जा रही होती है। हम फ्लैशबैक में देखते हैं वही छोटी बच्ची रो रही होती है और उसके पास वही लड़की होती है। वो छोटी बच्ची कहती है, मुझे मेरी बहन नहीं मिल रही। वो लड़की खुद का नाम लिली वाइट बताती है। चलो तुम्हारी बहन को साथ में ढूंढते हैं। सभी लड़कियां लिली की ओर देखकर तारीफ कर रही होती है। इस छोटी बच्ची का नाम टियारा अल्ग्रेन होता है। तभी उसे उसकी बहन दिखती है और वो उसे पुकारती है। उसकी बहन उसकी ओर देखती है और वो कोई और नहीं अरियाना अल्ग्रेन है। वो एक दूसरे को अपना नाम बताती है और अरियाना कहती है, तुम इस एकेडमी की तो नहीं लग रही, कहाँ से हो तुम? तभी रे बोलता है, अब शायद मुझे बोल ही देना चाहिए। रे की आवाज सुनकर अरियाना शॉक हो जाती है। मैं अर्नोल्ड एकेडमी से रे वाइट हूँ। अरियाना पूछती है, तुमने कैसे किया? तुम बिल्कुल एक लड़की की तरह दिख रहे थे। ये बस एक इनसाइड कोड एप्लीकेशन और थोड़ी सी जादूगरी है। रे उसे एमिलिया के बारे में बताता है, उसे मैं ट्रेन कर रहा हूँ। जैसे अरियाना एमिलिया का नाम सुनती है वो शॉक हो जाती है और साथ ही में स्वॉर्ड बैटल के लिए सजेस्ट करती है। अरियाना एक ही हमले में रे की तलवार के 2 टुकड़े कर देती है। रे वहाँ से लौटता है। रे उसके सभी दोस्तों को मास्टर से मिलाने के लिए लेकर आता है। रे के सभी दोस्त एक एक करके खुद को इंट्रोड्यूस कराते हैं। इलिसा मास्टर के बुक्स की काफी बड़ी फैन होती है, इसीलिए वो मास्टर का ऑटोग्राफ लेती है और जोर जोर से खुशी के मारे कूदने लगती है और इसे हंटर बनना होता है। मास्टर अपना प्लेटिनियम हंटर कार्ड दिखाते हुए कहती है, एक वक्त में मैं प्लेटिनियम हंटर थी और आज मेरी कुछ ऐसी हालत है और तुम भी एक अच्छी हंटर बन सकती हो। एमिलिया को मास्टर पहले से जानती है, वो दोनों पहले एक पार्टी में मिल चुके हैं। मेड रे को साइड में लेके आती है और कहती है, एम्पायर के मौत के दूत फिर से जाग गए हैं। ये डेथ स्क्वाड फिर से कैसे आ गए? होशियार रहना, अब टूर्नामेंट में बस कुछ ही दिन बाकी है। रे एमिलिया की एक आखिरी प्रैक्टिस करवा रहा होता है, जिसमें एक दूसरे के सीने पर लगे हुए रोज को गिराना होता है। जो सबसे पहले रोज के पेटल्स को गिराएगा वो जीत जाएगा। रे असली की तलवार निकालकर टेस्ट शुरू करता है। एमिलिया रे की ओर बढ़ती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं टूर्नामेंट के दिन प्रिंसिपल स्टार्टिंग स्पीच दे रही होती है और सभी हंटर्स लाइन में खड़े होते हैं और इस टूर्नामेंट को शुरू करने की घोषणा करती है। और टूर्नामेंट शुरू होने से पहले एमिलिया और अरियाना से बात कर रही होती है, जिसमें एमिलिया काफी रूड तरीके से बात कर रही होती है। और ये मैच अरियाना अल्ग्रेन और अल्बर्ट एलम के बीच होने वाला होता है। मैच शुरू होती है और दोनों में तलवारबाजी का टक्कर का मुकाबला होता है। अरियाना अपने मैजिक स्पेल के इस्तेमाल से अल्बर्ट को पीछे गिरा देती है। अगर अल्बर्ट पहले की तरह होता तो कब का हार मान लेता, लेकिन तभी उसे रे की मोटिवेशनल स्पीच याद आती है और वो हार मानने से इनकार कर देता है। अल्बर्ट जोर से हमला करने के लिए अरियाना की तरफ बढ़ता है, लेकिन अरियाना अपने हाथों से ही उसकी तलवार को रोक देती है और उसके तलवार के टुकड़े कर देती है और अपने हाथों में मैजिक स्पेल को एक्टिवेट करके अल्बर्ट के पेट में जोर से मुक्का मारती है। अल्बर्ट को सीधा रिंग के बाहर गिरा देती है और इस मैच को अरियाना जीत जाती है। अरियाना में एक्साइटमेंट काफी बढ़ जाती है क्योंकि अगली फाइट अरियाना और एमिलिया के बीच में होने वाली होती है। और तभी हम देखते हैं रे कहीं जा रहा होता है और उसके पीछे कोई अनजान मॉन्स्टर उसका पीछा कर रहा होता है और वही मास्टर के पीछे आकर खड़ा होता है। जैसे ही रे मुड़कर देखता है वहाँ कोई नहीं होता और वो जमीन पर देखता है, वहाँ पर कुछ फ्लूइड जैसा गिरा होता है। वहाँ पर थोड़ी देर बाद इन्वायरमेंटल क्लब का लीडर आता है, उसे सभी लोगों के पास लेकर आता है, जहाँ प्रिंसिपल, लीडिया और मिस कार्लो होती है। रे आकर वहाँ पर कहने लगता है, ये कौन लोग खड़े हैं यहाँ पर? ये सभी लोग हेल फैमिली के मेंबर से और हेल फैमिली एकेडमी के काफी टाइम से हिस्सा रही हुई है। और साथ ही मेरे को अभी पता लगता है कि उसके मास्टर की मेट सबसे अच्छे इंटेलिजेंट एजेंट्स में से एक है। उसे एक और बात शॉक करती है कि उसी का छोटा भाई इन्वायरमेंटल क्लब का लीडर होता है।
और प्रिंसिपल बताती है कि कुछ मॉन्स्टर्स ने इस टूर्नामेंट पे घुसपैठ की है और उनका मकसद है कि अमीर खानदानों के बेटियों को किडनैप करना और उन्हें मार डालना। प्रिंसिपल चाहती है रे सतर्क रहे, तुम्हारा उनसे कभी भी सामना हो सकता है, इसीलिए संभाल के रहना। और मास्टर कहती है कुछ मुसीबत आए तो तुम अपनी शक्तियों का बिल्कुल इस्तेमाल करना, रे अपना ख्याल रखना। हम देखते हैं टूर्नामेंट में ब्रैकेट एग्जाम के फाइनल में मिस ब्रैडली जीत चुकी होती है। हम अरियाना को देखते हैं जो कि प्रैक्टिस कर रही होती है और काफी ज्यादा स्ट्रांग लग रही होती है। थोड़ी ही देर में उसके पापा और उसकी बहन आती है और उसकी तारीफ करते हैं। और रात के समय हम देखते हैं रे के पास एलिसा और उसकी दोस्त आती है और बताती है एमिलिया काफी डिप्रेस है, वो दरवाजा नहीं खोल रही, तुम्हें जाकर उससे बात करनी होगी। रे उसके पास जाकर उसे समझाने लगता है और उसकी काफी तारीफ करता है और उसे जीने के मकसद के बारे में भी समझाता है। और आज के दिन एमिलिया और अरियाना के बीच में मुकाबला होने वाला होता है। थोड़ी देर बाद लीडर रे के पास आकर उसे रिपोर्ट देता है कि बड़ी फैमिली की बेटी के साथ और 8 जिसकी वजह से एमिलिया रिंग के बाहर बस गिरने ही वाली होती है, लेकिन तभी वो खुद को संभाल लेती है। अरियाना उसे रिंग से नीचे गिराने के लिए उसकी ओर बढ़ती है, लेकिन तभी एमिलिया आंखों से अपने स्पेल को एक्टिवेट करती है, जिसकी वजह से वहाँ काफी बड़ा धमाका होता है और एमिलिया के चारों ओर बटरफ्लाई होती है। जैसे ही रे नीचे पहुँचता है उसे जमीन पर क्लैरिस और उसके साथ काफी सारे स्टूडेंट मिलते हैं। तभी अचानक से किसी मैजिक से वहाँ का पूरा एरिया ढक जाता है और वो सभी मॉन्स्टर्स रे के सामने आ जाते हैं। रे कहता है ये जरूर ग्रीन क्रैपर्स होंगे। रे क्लैरिस से माफी मांगता है और उसे अपने कंधों पर उठाता है। वो सभी मॉन्स्टर्स रे के पीछे पड़ जाते हैं। रे अपने क्लोरोलॉक के स्पेल को रिलीज कर अपने आइस ब्लेड फॉर्म में आ जाता है। रे आइस ब्लेड स्वॉर्ड से सभी से लड़ रहा होता है और इसी के बीच ये क्लैरिस जोर जोर से चिल्ला रही होती है। तभी उनमें से एक मॉन्स्टर चुटकी बजाता है और तभी चारों ओर अंधेरा छा जाता है। रे सिर्फ 1 सेकंड ध्यान लगाता है और ये अंधेरे का स्पेल रिवर्स हो जाता है। और यहाँ फाइट में हम देखते हैं एमिलिया अरियाना के ऊपर भारी पड़ रही होती है, लेकिन तभी एमिलिया के सभी बटरफ्लाइज गायब हो जाते हैं और साथ ही में मिस सेरा का माइक भी बंद हो जाता है। सभी लोगों को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन फिर मिस कार्लो उन्हें समझाती है रे ने एंटी मटेरियल कोड यूज किया होता है। रे एक पल भर में उन सभी मॉन्स्टर्स को आइस में फ्रीज कर देता है। तभी वहाँ पर इन्वायरमेंटल क्लब का लीडर आता है और कहता है तुमने अच्छा किया रे, अब आगे मैं संभालता हूँ। यहाँ इन दोनों की फाइट में अरियाना अपने फाइनल हमले के लिए तैयार होती है और उसकी पावर की वजह से उसके अगल बगल में कुछ इतनी बड़ी सी रोशनी छा जाती है और हम देखते हैं अरियाना के डैड उसे काफी चेयर अप कर रहे होते हैं और एमिलिया के डैड बस उसे गुस्से से घूर रहे होते हैं। एमिलिया फिर से उन्हीं हमलों का इस्तेमाल करती है, लेकिन अब की बार अरियाना की पावर काफी बढ़ जाती है, इसीलिए एमिलिया के एक भी हमले उसे छू भी नहीं पाते। काफी तेजी से आकर उसके पीछे खड़ी होती है। अरियाना बिल्कुल फ्लैश की तरह काफी तेजी से मूव कर रही होती है और काफी तेज एक से एक हमले एमिलिया के ऊपर डिलीवर कर देती है, जिससे एमिलिया काफी ज्यादा घायल हो जाती है। लेकिन तभी वहाँ रे आ जाता है, जोर से चिल्लाकर कहता है उठ जाओ। रे को देखकर एमिलिया अपनी आंखों से ही प्राइमा मटेरियल स्पेल का यूज करने लगती है और अब की बार एमिलिया काफी ज्यादा पावरफुल दिखने लगती है। अरियाना उसकी ओर हमला करने बढ़ती है, लेकिन उसके हमले एमिलिया को छू भी नहीं पाते। जब भी अरियाना एमिलिया के ऊपर हमला करने की कोशिश करती, हर बार वो फेल हो जाती। एमिलिया की स्पेल की मदद से अरियाना के हमले उसे छू भी नहीं पाते। मिस कार्लो समझाती है जिस मैजिक को एमिलिया इस्तेमाल कर रही है शायद अब तक किसी ने भी हासिल नहीं किया। अब की बार तो अरियाना जब उसके ऊपर हमला करती है तब उसकी पोजीशन चेंज कर उसके मुंह के ऊपर एक बटरफ्लाई ब्लास्ट कर देती है, लेकिन मैजिक का हद से ज्यादा इस्तेमाल करने की वजह से एमिलिया को खून की उल्टियाना को गले लगाती है और शुक्रिया अदा करती है। रे एमिलिया से मिलने आता है। एमिलिया उसकी ट्रेनिंग के बारे में उसका एक्सपीरियंस बताती है। एमिलिया पूछती है क्या तुम्हें मेरे पावर्स के बारे में पता था? रे जवाब देता है दरअसल नहीं, जब तुम्हारे टेस्ट ले रहा था तब मुझे ऐसा लगा तुम्हारे पास भारी मात्रा में ताकत मौजूद है और तुमने जो ओरिजिनल स्पेल इस्तेमाल किया वो एक रात में मिलने वाली चीज नहीं है। ये इस बात का जवाब है कि तुम इसे काफी टाइम से प्रैक्टिस कर रही हो। रे कांग्रेचुलेट करता है। एमिलिया एक बिल्कुल आजाद पंछी की तरह अब फील कर रही होती है।
और आज चैंपियनशिप का फाइनल मैच होने वाला होता है, जो कि रेबिका ब्रैडली और तेजी से रैंक चढ़ने वालों में से लूकस के बीच में होने वाला होता है। जैसे ही उन दोनों के बीच मैच शुरू हो जाती है, अचानक से रेबिका की आंखें बदल जाती है। लूकस एक सीक्रेट स्पेल का इस्तेमाल करता है। जैसे ही वो आगे बढ़ता है, रेबिका को कुछ दिखाई नहीं देता और अगले ही पल में उसके रोज के सभी पेटल्स बिखर जाते हैं। मैदान में सभी लोगों के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। ये मैच सिर्फ 1 सेकेंड चला और इस मैच को लूकस जीत जाता है। मुकाबला खत्म होने के बाद लूकस रे के बगल से जाते वक्त कहता है, तुम ही हो ना आइस ब्लेड जादूगर। रे कहता है, मुझे नहीं पता था कि पियरलेस ब्लेड टाइटल दे गया है। तो तुम्हें पता चल गया? कैसे पता नहीं चलता, मैं तुम्हारी सीक्रेट टेक्निक को देख चुका था। रे कहता है, एक पियरलेस ब्लेड जादूगर को एक मामूली सी टूर्नामेंट में हिस्सा लेने की क्या जरूरत थी? क्योंकि मैं तुम्हें ललकारना चाहता था, एक आइस ब्लेड जादूगर से लड़ना चाहता हूँ। लेकिन प्लीज तुम अपनी ओवरहीटिंग की समस्या को जल्दी से सुधारो और हो सके तो और ताकतवर बनो ताकि मुझसे मुकाबला कर पाओ और अगले साल टूर्नामेंट में मिलेंगे। ये कहकर वो चला जाता है। हम अगली सीन में देखते हैं कार्लो और प्रिंसिपल कहीं जा रहे होते हैं। जैसे ही वो डोर खुलती है, वहाँ पर वही 5 मॉन्स्टर बंदे होते हैं जिनसे रे ने मुकाबला किया होता है। और मिस कार्लो आगे आकर कहती है, चलो शुरू करें, चलो उठो सब लोग, यहाँ देखो, और चुटकी बजाकर अपने स्पेल को एक्टिवेट करती है और उस स्पेल की वजह से सभी मॉन्स्टर मिस कार्लो के कंट्रोल में आ जाते हैं। यानी अब मिस कार्लो जैसा कहेगी वो सभी मॉन्स्टर अब वैसा ही कर रहे होते हैं। मिस कार्लो कहती है, तुम अपने बॉस को भूल जाओ, अपने अतीत को भूल जाओ, अपनी जवानी को भूल जाओ। और मिस कार्लो आगे बोलने ही वाली होती है, लेकिन तभी एक एक करके उन सभी मॉन्स्टर के सर फट जाते हैं। लेडिया कहती है, यकीन नहीं होता कि एम्परर ऐसा कर सकता है। टूर्नामेंट के आखिरी दिन हम देखते हैं सभी पार्टिसिपेंट्स वहाँ होते हैं और प्रिंसिपल अपनी क्लोजिंग स्पीच देती है और ये टूर्नामेंट यहीं पर खत्म हो जाता है। एमिलिया और रे डिस्कस कर रहे होते हैं कि अब बस कुछ ही दिनों में कल्चरल फेस्टिवल है और हमें इसके लिए परमिशन चाहिए होगी। और एमिलिया एक मेड कैफे के बारे में सजेस्ट करती है। रे कहता है, क्या ये सब लोग ऐसा करेंगे? रे इसी बात को क्लास में अनाउंस करता है। उसकी बात से कोई भी सहमत नहीं होता, सभी लोग उसके खिलाफ कह रहे होते हैं। तभी मिस कार्लो अपनी मेड वाली आउटफिट दिखाती है। सभी लोग पागलों की तरह उसी की ओर देख रहे होते हैं और उसके इतने खूबसूरत लुक को देखकर सभी लोग तैयार हो जाते हैं। क्या हम भी इतने खूबसूरत लगेंगे? थोड़ी देर बाद मिस सेरा रे के पास आती है। सुनो रे, रेबिका की एंगेजमेंट हो चुकी है। हम देखते हैं रेबिका के पापा और रेबिका के फियांसे के बीच में एक समझौता होता है जिसमें दोनों भी एक कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर साइन करते हैं। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं एक मॉन्स्टर को जो एक मैजिशियन की सारी मैजिकल एबिलिटीज छीन लेता है और उसके पीछे उसका साथी होता है जो कि उस मैजिशियन का अलग्राम भी छीन लेता है और ये दोनों भी यूजेनिक से होते हैं। इस मॉन्स्टर का साथी जो पीछे मास्क पहने खड़ा है वो कहता है, मुझे यूजेनिक में और ऊपर के रैंक को जाने के लिए एक पावरफुल वेसल की जरूरत है और वो वेसल है रेबिका ब्रैडली और साथ ही में मेरे बदला लेने का वक्त आ गया है। अगली सीन में हम देखते हैं कि रेबिका की आंखों से खून निकल रहा होता है और उसकी आंखें वैसे ही पीले रंग की चमक रही होती है। अगले दिन सुबह रेबिका को गार्डन में मिलता है और वो उसे एंगेजमेंट के लिए कांग्रेचुलेट करता है। और यहाँ दूसरी ओर इलिसा और एमिलिया मेड के कॉस्ट्यूम को फाइनल कर रही होती है और ये ड्रेस सभी लोग पहनने वाले हैं। एमिलिया और इलिसा को भी ये ड्रेस पहनने के लिए फोर्स करते हैं। सभी स्टूडेंट लोग मिलकर पूरी क्लासरूम सजा रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद रे आकर सभी की तारीफ करता है। रे रेबिका से मेड कैफे के लिए परमिशन लेने आता है और उसे परमिशन मिल जाती है। वहाँ से जाते वक्त उसके पास मिस सेरा आती है। उसे बताती है, रेबिका की एंगेजमेंट में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। वो मुझे कुछ नहीं बताएगी, अगर तुम पूछोगे तो शायद तुम्हें कुछ पता चले। रे जरूर कहकर चला जाता है। उसे ये इन्फॉर्मेशन मिलते ही रे उसके मास्टर के पास आता है और उन्हें बताने लगता है कि रेबिका की एंगेजमेंट इवान ब्रेनस्टीन के साथ की गई है। क्या तुम्हें ब्रेनस्टीन फैमिली के बारे में कुछ पता है? मास्टर की मेड जवाब देती है, ब्रेनस्टीन हाउस काफी वक्त से काफी पावरफुल सॉर्सरर है, हालांकि तीनों जादूगरी खानदानों से भी ज्यादा।
और इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कार्ला लगभग 1 हफ्ते का वक्त मांगती है। रे वहाँ से चला जाता है। मास्टर पूछती है, अब एकेडमी में शायद कल्चरल फेस्टिवल है ना, तो तुम सब लोग क्या करने वाले हो? रे जवाब देता है, हम मेड कैफे करने वाले हैं। जब भी मैंने इसके बारे में सोचा, मुझे सबसे पहले मिस कार्ला का ख्याल आया। वो मेड के ड्रेस में कितनी खूबसूरत दिखती है। दरअसल एमिलिया जब मेरे पास मेड कैफे का आइडिया लेकर आई, तब मुझे सबसे पहले मिस कार्ला की याद आई। मास्टर को अचानक क्लिक होता है और वो भी सोचने लगती है कि मैं भी उस आउटफिट में काफी कमाल की लगूंगी। ये सुनते ही रे जोर जोर से हंसने लगता है। मास्टर कहती, तुम्हें मरना है क्या? और वो मास्टर से माफी मांगता है। मुझे आपको दुखाने का कोई भी मकसद नहीं था। मास्टर उसे माफ कर देती है और आज कल्चरल फेस्टिवल के दिन सभी लोग तैयार होकर आते हैं। सभी लड़कियां मेड के आउटफिट में होती है और वहाँ पर एमिलिया भी आती और साथ ही में एलिसा को भी मेड आउटफिट पहनाती है। तभी वहाँ पर क्लैरिस आती है हॉन्टेड कपड़ों में और कहती है, मुझे तुम्हारे मेड के आउटफिट से जलन हो रही है, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ। हमारे क्लास में हॉन्टेड हाउस प्लान किया है। और मिस कार्लो क्लासरूम के हालात के बारे में प्रिंसिपल को रिपोर्ट देती है। वो कहता है, काम हो गया, और अपना मास्क उतार देता है। और हम देखते हैं ये कोई और नहीं, वही रेबिका का फियांसी होता है। हम देखते हैं रेबिका रो रही होती है। वो याद करती है जब इवान रेबिका के आंखों के साथ कुछ करने ही वाला होता है, लेकिन तभी रेबिका उसका हाथ दूर कर देती है। इवान कहता है, तुम जानती हो ना, ये ब्रैडली हाउस का मिला जुला फैसला है और इससे तुम्हारे डैड तीनों रिच फैमिली के गद्दी के ऊपर बैठ सके, इसीलिए मैंने तुम्हारे पापा के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। इवान कहता है, तुम्हें विरोध करना है तो तुम कर सकती हो, लेकिन इससे तुम्हारी छोटी बहन के ऊपर मुसीबत आ सकती है, इस बात को याद रखना। और तभी रेबिका की आंखों से खून निकलने लगता है। रेबिका को कुछ दिखने लगता है। वो रे के फ्लैशबैक को देखती है जहाँ हॉवर्ड को रे जिंदा करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर मास्टर आ जाती है। वो कहती है, तुम जानते हो ना ये नामुमकिन है। रे नहीं मान रहा होता। मास्टर उसे एक तमाचा लगाकर वहाँ से लेकर जाती है और कहती है, हमारा मिशन अभी बाकी है। रेबिका सोचती है, ये रे का पास्ट था क्या? तभी रे को कोई बाहर बुलाता है। ये लड़की रेबिका की बहन होती है। रे समझ जाता है कि ये बात रेबिका की ही है। वो उसे दिलासा देते हुए कहता है, तुम फिक्र मत करो, मैं उसकी मदद जरूर करूंगा। रेबिका की बहन उसे शुक्रिया कहती है, लेकिन तभी उन लोगों को रेबिका देख लेती है। रात के वक्त ईवी रे को सोने के लिए कहता है, लेकिन रे लव स्टोरी की बुक पढ़ रहा होता है और ईवी को भी सजेस्ट करता है कि तुम्हें ये बुक पढ़नी चाहिए। रे इस बुक में जो कहानी है वो पूरी कहानी समझाने लगता है। सभी लोग कल्चरल फेस्टिवल की जम के तैयारी कर रहे होते हैं। हम उसी फ्लैशबैक को देखते हैं जिसे हमने सीरीज की स्टार्टिंग में देखा था। सभी लोग हॉवर्ड के फ्यूनरल में होते हैं, लेकिन तभी अचानक से रे को वहाँ पर रेबिका दिखने लगती है। रेबिका पूछती है, मुझे तुम्हारे फ्लैशबैक के बारे में बताओ। रे कुछ बोलने वाला होता है, लेकिन तभी उसकी नींद खुल जाती है और वो एक सपना था। और बिल्कुल रेबिका की तरह रे की आंखों से खून निकलने लगता है। और आज एकेडमी में कल्चरल फेस्टिवल का दिन होता है। अरियाना और उसकी छोटी बहन भी आई है। अरियाना और उसकी छोटी बहन को एमिलिया काफी टेस्टी टेस्टी डिश खिलाती है, लेकिन तभी अरियाना रे के बारे में सोचती है कि रे कहीं भी नहीं दिख रहा। अरियाना देखती है कि ये रे फिर से लड़की बन गया और इसने तो आज मेड का ड्रेस भी पहन लिया। सभी लोग रे की तरफ ही देखते हैं और वाकई में रे काफी क्यूट दिख रहा होता है। थोड़ी देर बाद रे रेबिका के पास जाता है और उसे बताता है, आज कल्चरल फेस्टिवल है, चलो मजे करते हैं। रे रेबिका को लेकर आता है। वो दोनों काफी एंजॉय करते हैं। शाम के वक्त हम देखते हैं रेबिका की बहन मारिया ब्रैडली जो रास्ते से जा रही होती है और लेला यानी रे उसकी तस्वीर देख रही होती है, लेकिन तभी उसके सामने एक अनजान लड़की आती है जो उसे कहती है, तुम्हारी बहन रेबिका ब्रैडली के साथ अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम्हारी बहन जल्दी मर जाएगी। और इधर मीटिंग हॉल में रे को भी ये बात पता चल जाती है। रेबिका जल्दी ही मरने वाली है। तभी वहाँ पर रेबिका के पापा आ जाते हैं। आइस ब्लेड सॉर्सरर रे, मैं तुमसे मदद मांगता हूँ, प्लीज मेरी बेटी को बचा लो, ऐसा कहता है।
रे किताब पढ़ रहा होता है। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? लेकिन रेबिका वहाँ से चली जाती है। लेडिया प्रिंसिपल और मिस कार्लो के पास आती है। वो उन्हें कहीं चलने के लिए कहती है। हमें देरी हो रही है, हमें निकलना होगा, लेडिया कहती है। रेबिका कहीं जा रही होती है, लेकिन तभी अचानक इवान उसके सामने आ जाता है और वो उसे कहीं ले जाता है। कल्चरल फेस्टिवल होने के बाद मारिया वहाँ से चली जाती है। रेबिका और उसके सभी दोस्त वहीं पर होते हैं। तभी रे कहता है, शायद मुझे जाना होगा। एमिलिया उससे पूछती है, तुम कहाँ जा रहे हो? रुको, ईवी कहता है, मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ। इवान रेबिका को ट्रेनिंग ग्राउंड में लेकर आता है और वहाँ पर एक सुरक्षा घेरा भी बना देता है और रेबिका से कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी ही तुम्हारे टुकड़े करने वाला हूँ। रे के सामने काफी सारे मॉन्स्टर्स आ जाते हैं। रे एक एक करके सभी मॉन्स्टर्स को काट देता है, लेकिन उनकी तादाद काफी ज्यादा होती है। तभी वहाँ बटरफ्लाई आ जाते हैं। जैसे ही रे पीछे मुड़कर देखता है, रे के सभी दोस्त वहाँ पर मौजूद होते हैं। वो सभी मिलकर उन सभी मॉन्स्टर्स से लड़ते हैं। धमाके की आवाज रेबिका को तक सुनाई देती है। तभी वहाँ पर मारिया भी आ जाती है। सभी दोस्त मिलकर टीम वर्क से सभी मॉन्स्टर्स को हरा रहे होते हैं और ये वाला मॉन्स्टर रे से भिड़ जाता है। उस मॉन्स्टर का साथी वहाँ पर आकर कहता है, तुम्हें शायद दूसरे काम पर ध्यान देना चाहिए, और ये वाला मॉन्स्टर वहाँ से चला जाता है। रे भी उसके पीछे जाता है। रे सोचता है फ्लैशबैक में क्या हुआ था जब रेबिका के पापा वहाँ पर आए थे। वो कहते हैं दरअसल ब्रैडली नाम एक श्राप है और उसकी वजह से काफी बार बड़े पैमाने पर खून खराबे हुए हैं, लेकिन वो सैकड़ों सालों में सिर्फ एक ही बार दिखाई देते हैं। लेकिन रेबिका अपने सॉर्सरर आई को भी कंट्रोल नहीं कर पाती। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो अपने आने वाला बर्थडे भी नहीं देख पाएगी और इसी की वजह से रेबिका क्रॉस की तरह पैदा। ये सीरीज यहीं पर खत्म होती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना। मिलते हैं जल्दी ही नई सीरीज के साथ नए वीडियो में। आप ज्यादा से ज्यादा प्लीज सपोर्ट कीजिए ताकि मैं नई वीडियो जल्दी से जल्दी ला सकूं।